और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं जागरण फोरम में, जहां पर राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं 3, और इस बारे में चर्चा होगी कि कैसे राज्यों का विकास हो। उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था, उत्तराखंड बना था, वो किस हद तक वो पूरा हो पाया? देखिए, आपके प्रश्न के को मैं दो हिस्सों में देखता हूं। पहला तो यह है कि क्या जिस मकसद को लेकर के उत्तराखंड राज्य को बनाया गया, हम उस मकसद को पूरा करने की दिशा में ठीक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा प्रश्न है जो आपने पहले पूछा कि क्या राज्य ने वो अचीव किया जो उससे प्राप्त करने की उम्मीद की जा रही थी। तो जो सामान्य पैरामीटर्स हैं डेवलपमेंट के, जो मोटे मोटे तौर पर जिस तरीके से राज्यों का आप आकलन करते हैं, उसकी विकास दर से करते हैं, आप प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से उसमें बढ़ोतरी के हिसाब से देखते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आदि की बात करते हैं। जब हम उन पैरामीटर्स पे देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने बहुत तेजी से विकास किया। जब हम इस मकसद से देखते हैं कि हमने आखिर राज्य मांगा क्यों, हमने राज्य इसलिए मांगा कि हम दूर दराज का जो बहुत उपेक्षित व्यक्ति है, जो रीजनल इम्बैलेंस का अपने को शिकार समझ रहा था, जो समझ रहा था कि मेरी प्रॉब्लम्स जो हैं बड़े राज्य में एडजस्ट नहीं हो पा रही है, यदि काश मेरे घर के नज़दीक मेरा राज्य की राजधानी हो, मेरे लोग हों, तो मेरी समस्याएं बेहतर तरीके से सुनी जाएंगी और उनका समाधान निकाला जाएगा। जब मैं इस नज़रिए से देखता हूं तो मुझे लगता है कि अभी हमको बहुत कुछ आगे सोचने की और काम में अपने सुधार लाने की ज़रूरत है। रघुवर जी, जब छोटे राज्यों की बात होती है तब ये झारखंड एक मिसाल दिया जाता है कि यहाँ राजनीतिक अस्थिरता हुआ है, 10 मुख्यमंत्री हुए हैं और छोटे राज्य बनकर झारखंड से तो कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो पाया है। क्या इस दृष्टिकोण से आप सहमत हैं? 15 साल बाद क्या आप कह सकते हैं कि जिस उम्मीद के साथ झारखंड बनाया गया था वो पूरा हो पाया है कि नहीं? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्षेत्रीय असंतुलन और विकास को ध्यान में रखकर 3 राज्य का निर्माण उन्होंने किया था। मैं मानता हूं कि विकास के लिए स्थिरता बहुत जरूरी है। 14 वर्ष में राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो विकास होनी चाहिए थी, जो लोगों की अपेक्षाएं थी, अलग राज्य बनने के बाद समाज के अंतिम व्यक्ति और खासकर जो आदिवासी बड़े पैमाने पर झारखंड पे रहते हैं, उन तक विकास की किरण पहुंचे, वो संभव नहीं हो पाया। लेकिन मैं झारखंड की जनता को नमन करता हूं कि 2014 विधानसभा चुनाव में एक स्थिर और ईमानदार सरकार का उन्होंने चुनाव किया और 1 वर्ष के अंदर हमारी 28 दिसंबर को 1 वर्ष पूरी होने जा रही है और इस 1 वर्ष के अंतरकाल में हमने जो सरकार से खोया हुआ विश्वास, जनता पर सरकार का विश्वास उठ चुका था, हमने वो विश्वास प्राप्त किया और एक टीम वर्क, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राज्यों का टीम बने और केंद्र और राज्य एक टीम बनकर देश की हमें सेवा करनी चाहिए। तो राज्यों में हमने एक टीम बनाई, मंत्री परिषद, अपने अधिकारी कर्मचारियों, और एक टीम बनाकर हमने सभी मंत्री अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार ही किसी भी राष्ट्र या राज्य के विकास की नीति का संचालक होती है और उसको आप मानते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि हमारे मंत्री परिषद और अधिकारी एक टीम वर्क होकर जो झारखंड ई डूइंग बिजनेस, व्यापार के अनुकूल माहौल में 1 साल पहले 29वां नंबर में था, वो झारखंड आज 3रा नंबर पे। इसी तरह हमने अपने राज्य में जो सामाजिक बुनियादी ढांचे,
जिसमें पीने की पानी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता को हमने रोड मैप बनाया और 2015 तक हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की हमारी सरकार की मंशा है। 2015 तक हम हर बेघर को घर देने का भी लक्ष्य हमने निर्धारित किया और उस दिशा पे हमारी सरकार काम कर रही है। स्वच्छता के संदर्भ में भी जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 125वीं जयंती हो तो एक स्वच्छ भारत उनके कदमों में हम दें, तो झारखंड राज्य भी स्वच्छ बने, इसको ध्यान में रखकर हमने इस वित्तीय वर्ष में 3 लाख गांव में टॉयलेट बनाने का काम की शुरुआत की है। इसके साथ साथ हमने सभी जनप्रतिनिधि के विधायक निधि से 50 लाख रुपए ये हमने प्रावधान किया कि वो ऐसे गरीब तबके के लोग का 12,000 रुपया देकर उनके शौचालय बनाने का काम करें। स्वच्छ भारत बनाने का भी हमारी संकल्प है। इसके साथ साथ आधारभूत संरचना, बिजली, सड़कें, रेलवे, इस दिशा पे हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे पास कोयले का भंडार है लेकिन झारखंड अंधेरा था और इसलिए सरकार बनने के साथ ही जो पतरातू थर्मल पावर, जहां 840 मेगावाट की पैदाइश होनी चाहिए, वहां 84 मेगावाट बिजली की पैदाइश होती थी और एक हम कह सकते हैं कि सफेद हाथी वो बन के था। हमने एनटीपीसी के साथ जॉइंट वेंचर करके 4000 मेगावाट बिजली के दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। इसके साथ साथ टीबीएन भी पावर प्लांट है, हम जल्द जॉइंट वेंचर बनाकर इसको आगे काम बढ़ाने का काम शुरुआत कर दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो नॉर्थ कनपुरा की बिजली की उसकी भी शुरुआत हो चुकी है और 2 वर्ष के अंदर वहां से हमें 1700 मेगावाट यानी 2019 तक पावर में झारखंड हब बने। हम अपनी प्राथमिकता के साथ साथ देश को भी उजाला करने का काम हमारी सरकार करे, ये नीति हमने बनाई है। इसके साथ साथ सौर ऊर्जा, हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि कोयला के भंडार रहने के बाद भी जो आज बदलते हुए मौसम, जो जलायु, तो पर्यावरण, क्योंकि झारखंड में जल, जंगल, जमीन और वन से आच्छादित प्रदेश है, तो उसकी पर्यावरण की भी चिंता हम कर रहे हैं। इसीलिए सौर ऊर्जा भी हमारी प्राथमिकता है। और आप सब ने देखा होगा 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर जो जजों का आकलन है कि एशिया का पहला सौर कूट हमने खूंटी जैसे पिछड़ा जिला में प्रधानमंत्री जी के शुरुआत की है और आने वाले समय में हम सौर फार्मिंग, जो बंजर जमीन है उसमें सौर फार्मिंग करके अपने किसान भाइयों का भी आर्थिक स्थिति आगे बढ़े, इस दिशा पे हमारी सरकार काम कर रही है। रघुवर जी, मैं आप वापस आऊंगा। रमन सिंह जी, आप जब राजनीतिक स्थिरता की बात होती है तो उत्तराखंड और झारखंड की तुलना में 12 साल आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजनीतिक स्थिरता का एक मिसाल है छत्तीसगढ़। क्या 15 साल बाद हम ये कह सकते हैं विश्वास के साथ कि जिस उम्मीदों के साथ छत्तीसगढ़ बढ़ा वो पूरा हो चुका है छत्तीसगढ़ की जनता के नजरिए से? छत्तीसगढ़ के निर्माण की इस यात्रा में 15 साल और 12 साल मुझे अवसर मिला। 12 तारीख को 13 साल में मैं प्रारंभ करूंगा। मुझे लगता है किसी राज्य के विकास यात्रा और एक नए राज्य के रूप में, जिसे स्टार्टअप स्टेट हम कहते हैं, जहां इनोवेशन की बड़ी गुंजाइश रहती है, हम नीति और निर्णय लेने में बेहतर तरीके से क्रियान्वयन की ताकत होती है। न केवल छोटा राज्य, बल्कि उसको हमने आगे बढ़ के इस 12 साल की यात्रा में छोटे जिले, 16 जिले से 27 जिले बनाया। प्रशासन का विकेंद्रीकरण कागज में नहीं, उस आखिरी जिले तक पहुंचे। हमारे जो एसडीएम अनुवाही अधिकारियों का जो कार्यालय होता है वो 67 थे, वो 78 हमने किया। तहसील जो बनाने थे 100 से 170 तहसील बनाए। यहाँ तक पटवारी हल्के 3008 पटवारी हल्के थे, 4800 पटवारी हल्के। इसका मतलब है कि सरकार का काम उस प्रशासनिक अंतिम इकाई तक जाने का होता है। जब मैं इनोवेशन की बात करता हूँ, नई सोच को उस राज्य में क्रियान्वयन की बात करता हूँ और उसका रिजल्ट जो आप मुझसे पूछ रहे हैं,
जो हम 7,000 करोड़ के बजट से स्टार्ट किया छत्तीसगढ़ ने, आज 70,000 करोड़ का हमारा बजट है। जो पर कैपिटा इनकम 11,600 था, वो आज 64,000 रुपीज पर कैपिटा इनकम लोगों का हुआ है। एक छोटा सा आंकड़ा बताऊंगा जिससे आपको विकास की परिभाषा आम आदमी तक कैसे पहुंचता है उसको बताने में मदद मिलेगी मुझे, और आपको भी लगेगा कि पर कैपिटा पावर कंजम्पशन किसी राज्य के आम लोगों के जीवन में विद्युत की, बिजली की आवश्यकता और कंजम्पशन पर कैपिटा पावर कंजम्पशन, जब राज्य बना तो 450 यूनिट था, आज 1700 यूनिट है। नेशनल एवरेज 680 यूनिट है पूरा देश का। हम 1700 यूनिट प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जीवन में परिवर्तन आया। कहाँ 80,000 पंप थे, अब 4 लाख से ज्यादा पंप के कनेक्शन हो गए। हमने, जब मैं न्यू इनोवेशन की बात करता हूँ, हमारी स्वतंत्रता थी कि हम वो बड़े निर्णय ले सकते थे। आज हमने पीडीएस के लिए राइट टू फूड बनाया और उसको हमने पोषण सुरक्षा में बदल दिया। न केवल हम 50 से 60 लाख लोगों को चावल दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, बल्कि हमने इस पूरे सिस्टम को जीवित किया। प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा है किसी राज्य की इकोनॉमी, और छत्तीसगढ़ जैसा राज्य के लिए ये जरूरी था कि 100% प्रोक्योरमेंट हम करें, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाएं, और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जीरो इंटरेस्ट रेट में हम 16% का ब्याज लगता था किसानों को, उसको 0% में लाया। 7,500 यूनिट बिजली उनको निःशुल्क दिया। प्रोक्योरमेंट का पूरा सिस्टम हमने बनाया और इस सिस्टम को लोगों तक ले जाने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू किया, और इसको अब न्यू जनरेशन का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देश में इंट्रोड्यूस किया। आज हमारे पास जो कहते हैं कि 40% लीकेजेस होते हैं, हमने कहा लीकेजेस नहीं हो सकते। पूरे की पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 55 लाख 60 लाख लोगों में से 50 शिकायत भी नहीं आती। और अब हमने सेकंड जनरेशन में नया पीडीएस लाया है, उसको हम कहते हैं पीडीएस का मेरी मर्जी। अब राशन लेने के लिए व्यक्ति को स्मार्ट कार्ड देते हैं, वो जिस दुकान में चाहे वहां से राशन उठा सकता है, उसकी मर्जी है वो कहां से राशन उठा सकता है। तो ये सिस्टम को बेहतर करने की शुरुआत हमने की, कुछ नए प्रयोग किए। मुझे लगा कि विद्युत इलेक्ट्रिफिकेशन में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। पिछले 140 साल में स्टेट छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां संसाधन है, वहां सिर्फ 1180 किलोमीटर रेलवे लाइन का विस्तार हुआ, 140 किलोमीटर। मेरा टारगेट था 1000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन छत्तीसगढ़ को करना। हमने एक नया मॉडल तैयार किया, हमने एसपीवी बनाया, पीपीपी, पब्लिक पब्लिक पार्टनरशिप, जिसमें पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व किया, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया, रेलवे को इन्वॉल्व किया। और आज आपको आश्चर्य होगा, जिस 140 साल में 1180 किलोमीटर रेलवे का विस्तार हुआ था, आने वाले 4 साल में मैं 540 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछा रहा हूं, जिसका काम चल रहा है। 3 साल बाद ये पूरा हो जाएगा। एक प्रयोग हमने किया, और लोगों को लगता था, मैं जब रेलवे मिनिस्टर से मिलता था, मेरे खुद के कार्यकाल में 12 साल में मैं 13 किलोमीटर रेलवे लाइन का विस्तार कर पाया था। आज मुझे खुशी है कि 540 किलोमीटर और नेक्स्ट 500 किलोमीटर के लिए प्रोजेक्ट मेरे पास तैयार है। डीपीआर हम खुद बनाते हैं, उसके लिए फाइनेंशियल हम कैसे इसका एसपीवी का मॉडल है, इसके लिए चर्चा करते हैं, फंड की व्यवस्था करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम था रोड कनेक्टिविटी। इतने माइंस है, इतने मिनरल्स है, इतना 1,36,000 स्क्वायर किलोमीटर स्टेट की हमारी लंबाई चौड़ाई। ये छोटा राज्य नहीं है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंदुस्तान का 10वां बड़ा राज्य है। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अच्छा है, 136 इंडिया में बहुत अच्छे राज्यों की श्रेणी में आते हैं, मगर क्षेत्रफल में बहुत बड़ा। रोड कनेक्टिविटी चुनौती थी। स्टेट के बजट से मैं चाहूँ तो 50 साल में वो सड़क नहीं बना सकता। फिर उसमें हमने 2-3 नए मॉडल लाए, हमने पीपीपी में लिया, एन्युटी मॉडल पे लिया, और आप आश्चर्य करेंगे, इस समय आने वाले 3-4 साल के अंदर हम करीब 30,000 करोड़ के सड़कों का काम पूरा कर देंगे। ये 3 साल का हमने प्रोग्राम बनाया है, कार्यक्रम चल रहे हैं। ये कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए, लोगों को जोड़ने का काम, पॉवर्टी एलिवेशन का काम। एक विषय था जो देश में सबसे ज्यादा चढ़ता है, स्किल अपग्रेडेशन, कौशल उन्नयन। हमने उसको राइट किया, स्किल को हमने लोगों का अधिकार किया। और आप आश्चर्य करेंगे, 27 जिलों में कौशल उन्नयन स्किल अपग्रेडेशन के लिए 27 लाइवलीहुड कॉलेज विथ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। 2000 से ज्यादा वीटीपी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर को फिक्स किया। 100 से ज्यादा ट्रेड पे लोगों को 3 महीने 4 महीने की ट्रेनिंग दी, उनको सर्टिफिकेट दिया और उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी से जोड़ने का काम किया।
अब ये कौशल भी उनका अधिकार बना हुआ है। इस अधिकार को हमने उनके सशक्तिकरण का माध्यम बनाया है। पैसे का उपयोग सही दिशा में ले जाने के लिए छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जो अपार संभावना है, जो 17,000 आज हमारे पास 17,000 मेगावाट पावर जनरेशन हम कर रहे हैं। विद पावर हमारी बिजली हमारी ताकत है, मगर उसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने प्रमोट किया। लघु वनोपज जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमसे केवल धान या पैडी नहीं प्रोक्योर करते, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीदने वाला छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है जो ट्राइबल के सारे वनोपज को सही कीमत देके उनको लघु वनोपज खरीदने की काम करता है। और बस्तर और सरगुजा, लोग कहते हैं कि नक्सल प्रॉब्लम रहा है, छोटे राज्यों में दिक्कत आती है, पूरा सरगुजा नक्सल समस्या से मुक्त हो चुका है जो एक बड़ा हिस्सा था। अब बस्तर की बात आती है कि बस्तर में मैं वापस आऊंगा बस्तर के बारे में, माफ कीजिएगा मैं आपको ठोक रहा हूँ, और ये बड़ा महत्वपूर्ण आपको अधिकार है, आप मुझे कभी भी रोक सकते हैं और कभी भी पूछ सकते हैं। पर जो आपने बात उठाई है नक्सल समस्या, वो झारखंड के लिए भी महत्व रखता है, तो मैं उस विषय पर वापस लौट आऊंगा। पर एक बात साफ हो जाए कि मुख्यमंत्रियों ने जो कहा है, उत्तराखंड हो या झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो, जब ये इलाके बड़े राज्यों के हिस्से हुआ करते थे वहां इतना विकास हो नहीं पाया था। और जब नए राज्य बने, राजनीतिक स्थिरता हो या अस्थिरता हो, विकास के काम में जो तेजी आई है, विकास का काम जो बढ़ा है, वो बड़े राज्यों में संभव नहीं था। जब ये छोटे राज्य बने, तब पार्टी राजनीति से हटकर अगर आप देखें तो विकास अभी देखने को मिल रहा है। ये सवाल उठता है कि क्यों 15 साल पहले उत्तराखंड के इलाके में या छत्तीसगढ़ के इलाके में कि झारखंड के इलाके में, जब ये बड़े राज्यों के हिस्से थे, क्यों इतना विकास नहीं हो पाया था, वो अलग विषय है। पर विभाजन के बाद ये बात सही है कि विकास इन इलाकों में देखने को मिल रहा है। चुनौतियां अभी भी हैं, मैं उसको लौट आऊंगा।